जो आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज क्लियर है आवाज? यस सर। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन and at the slope x plus 3y minus 1 at any point x comma y only. Okay, so basically we have to find out the equation of the curve and that curve passes through 0 comma 0 origin and उसका जो slope है and has the slope at any point x comma y only. Okay, ठीक है, मतलब ओके ओके यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो इन्होंने तो दिया ही है कि किसी भी पॉइंट पे मतलब कर्व पे जो x, y जो मान लो कोई तो पॉइंट है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लो कर्व का इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लो ये कर्व है और इस कर्व पे कोई भी इन जनरल जो पॉइंट्स है x, y है। अब स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y विल बी dy by dx, है कि नहीं? जो स्लोप हो जाएगा दैट विल बी dy by dx। अब स्लोप का यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने स्लोप दिया है एक्चुअली, वो कितना है x प्लस 3y माइनस 1। हमारे अकॉर्डिंग dy by dx ये हो जाएगा, स्लोप उन्होंने ये दे रखा है। तो अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम कुछ कर सकते हैं क्या अपन, तो dy अपॉन dx, y है तो इधर y ही लाएंगे माइनस 3y, बाकी x माइनस 1 को उसी साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया क्या, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, p की जो वैल्यू है माइनस 3 है, q की जो वैल्यू है x माइनस 1, राइट। सो बेसिकली दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, and after comparing we are getting like p, the value of p is minus 3, the value of q is x minus 1. So you can easily find out if integrating factor e integral of p dx, है ना। तो e इधर कितना आ जाएगा, माइनस 3 को बाहर रखते हैं, dx ये बन गया e टू द पावर माइनस 3x, राइट। अब गिवन जो इक्वेशन उसका हम सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ फॉर्मूला होता है, y इंटू, yes what are the noted your doubts, y into if integral q into if into dx plus c, करेक्ट ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में अगर बात, if तो हमने निकाल लिया है, e टू द पावर माइनस 3x integral of what is the value of q we have, x minus 1 e to the power minus 3x dx plus, बस ये तो बाई पार्ट्स रूल से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, y इंटू e रेज टू माइनस 3x बराबर, ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पार्ट्स रूल लाइट रूल लगा ले, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल आई ए, तो ए पहले आएगा तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ second function minus differentiation of first function which will be 1 only, right, into integral of minus e minus 3 dx, है ना। डिफरेंशिएट चलो ये लिख नहीं रहा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1 will be x मतलब 1 only, फिर इंटीग्रल ऑफ e raised to minus 3x dx फिर dx, y into e to the power minus 3x इक्वल टू x माइनस 1, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, e रेज टू माइनस 3x का इंटीग्रल कितना होगा,
ये तो होगा ना e रेशो माइनस थ्री एक्स बाय माइनस थ्री, है ना, इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस को बाहर 1/3 बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स बराबर x माइनस वन ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स बाय माइनस थ्री। अरे हमने गलत किया है क्या, यहाँ पे माइनस साइन है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सर एक मिनट जस्ट, ये हो गया माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस थ्री बाय माइनस थ्री, और इसका अगर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे माइनस माइनस 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो इसको। सर वो दो बार क्यों इंटीग्रेट करना है, वो लायट रूल का यू का हम डिफरेंशिएट करके इनटू ई रेज टू माइनस थ्री एक्स था ना। सॉरी, हाँ बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। हाँ सर मैं बोल रही थी कि वो लायट रूल के हिसाब से वो जो सेकंड पार्ट है ना माइनस के बाद का, वहां एल, पे हम अच्छा, हाँ 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 x माइनस वन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना, उसके बाद हाँ, अरे बाबा हाँ, तो x माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ। वन वन। होगा। हाँ मैंने बोला भी कि वन है, तो यहाँ लिखा नहीं, वन इंटू कुछ करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने वहां पे एक स्टेप मतलब मेंटली किया और फिर आगे बढ़ेगा ऐसा। डबल इंटीग्रेशन क्यों करना है? एक मिनट, फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट मैं तुमको बता दूं। जो बाई पार्ट्स रूल होता है, अगर u भी है ना dx, हो सकता है कभी देखो कुछ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फिर du बाई dx, फिर इसके अंदर में v dx, और ये होता है ना, ओके हाँ 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 du बाई dx तो वन आ गया ना, तो वन आ गया तो ये फिर डबल होगा ना, मतलब ये पूरा हाँ। होल होगा, तो वो मैंने यूज किया। समझ में आया इसको? हाँ, यस सर समझा। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू माइनस थ्री एक्स का, एक बार जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू माइनस थ्री एक्स बाई थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक बार अपने को इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, y इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स बराबर x माइनस वन e रेज टू माइनस थ्री एक्स by minus 3, again this will become minus 1 by 9 e to the power minus 3x by minus 3 किया तो ये आ गया। अब इसमें आप प्लस सी जोड़ दें और क्या, ठीक है, प्लस सी आप क्या करें यहाँ पे जोड़ दें, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब जो है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ना कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब 0,0 से पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x और y, वहां पे 0 0, x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे, तो अपन c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो द कर्व या गिवन कर्व या रिक्वायर्ड कर्व passes through 0,0, required curve passes through origin, मतलब कितना हो गया 0,0। अब जहां जहां एक्स वाई है वहां पे अपन कितना हमने छोड़ दिया, ओ माय गॉड। हाँ, तो जो रिक्वायर्ड कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखो तो ये तो वन, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, ये तो इस साइड में 0 ही रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा, और ये तो ये कितना 1/3 आ जाएगा, 1/3, और इधर कितना हो जाएगा -1/9। तो कर्व गिवन कर्व passes through 0,0,
कितना आ जाएगा 0/1/3, कितना आना था आगे -1/9 प्लस c। यहाँ से अपन c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो -2/9 आ जाएगा। यस, हाँ 1/3 3 ये आ जाएगा 9 3 3 जा 2/9, ये आएगा ना 2/9 आ जाएगा यहाँ से 2/9 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगा कितना -2/9। अब c की वैल्यू आ गई, बस हम सॉल्यूशन में रख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम बस c की जगह रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा y इंटू e⁻³ बराबर कितना हो जाएगा x - 1 e⁻³ इधर कितना था e⁻³ 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 है ना -2/। बस आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इधर 9 अगर एलसीएम लोगे तो देखो e⁻³ जो है, मैं क्या करता हूँ e⁻³ से सब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बचेगा कि ये सारा खत्म हो जाएगा और इधर e⁻³ आ जाएगा, और ये 9 एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा। मतलब फाइनल जो आंसर आएगा -9y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x - 1 माइनस e⁻³ है ना, और इधर कितना आ जाएगा -3x - 1, ठीक है ना, और e⁻, कितना आ जाएगा +2e⁻sin, ठीक है क्या। c की वैल्यू -2/9 है यहाँ पे, तो हमने रखा -2/9 -2/9, that is also correct ना, माइनस, ओके हमने पूरी ये किया है। एक मिनट, e⁻³ ये खत्म, एलसीएम लिया तो 9 इधर +9 ले लिया, यहाँ पे +9y 3 3 जा माइनस और 2e⁻³ सही है क्या, है ना, करेक्ट, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा इसका। जस्ट यहाँ पे 3 3 का हो गया, और बाकी तो ठीक है हमारे पास। एक सेकेंड, this should be correct I think। x - y, अरे सॉरी यहाँ पे गलती हमने किया ना, यहाँ माइनस साइन छूट गया है ना, 9 और c की तो वैल्यू हमने रख ली है ना, यहाँ पे माइनस था, सॉरी सॉरी, तो फिर माइनस अगर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ तो माइनस ही रहेगा फिर, ठीक है अभी। यस, तो 9y आ गया यहाँ पे, -3 हो गया x - 1 और e⁻³ और ये तो ठीक है, या आंसर तो फिर इतना ही हो जाएगा ना, ठीक तो है। या फिर काम कीजिए -6 को इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, -6 इधर आएगा तो 3x + 9y ले लेते हैं, 3x + 9y, और इधर +3 आ जाएगा, है ना, +3 आ जाएगा, बट आंसर थोड़ा अलग लग रहा है ना बुक्स में,
-3 into -3, so this will become 3. 3, अच्छा, और ये कितना हो गया -3 e raised to -3x, करेक्ट ना? तो हम बहुत ज्यादा ओके ओके, तो 3 कॉमन ले लेंगे, आगे आ गया, और इधर 3, तो इधर बन जाएगा x प्लस 3y बराबर माइनस माइनस हो गया, दिस विल बी माइनस, अच्छा, तो ये 3 माइनस 3 टू द पावर, ठीक तो है, तो x प्लस सर आपने वो जब e⁻³ LHS से RHS में लिया तो वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्या? e⁻³ से हमने वो मल्टीप्लाई हमने डिवाइड होगा मतलब, हाँ ठीक है, हाँ। डिवाइड किया, राइट, तो पहले टर्म से वो ओके, कट हाँ, जाएगा, दूसरे टर्म से भी वो ओके, चला हाँ, जाएगा। ओके ओके, गॉट इट, आई थिंक ये यहाँ प्लस होगा, राइट, हाँ हाँ सर, लेकिन वो e⁻⁹ के ऊपर भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे भी हमने गलती से, यहाँ पे 1 बच जाएगा, बेसिकली 1/9, करेक्ट, वही बोला, कुछ तो हमने गलत किया है यहाँ पे, गलती गलती गलती, हाँ वही लगा कि हम कुछ तो, करेक्ट, तो अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, हमने पहले e⁻⁻ से डिवाइड किया, तो ये तो बच जाएगा y बराबर ये -x-y/3, और माइनस, तो ये 1/9, हाँ यहाँ पे हमने e⁻⁻ रख दिया, और ये कितना हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड जब करेंगे और ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2e⁻3x/9, ठीक है। अब अपन एलसीएम अगर लेते हैं, तो इधर 9y बन जाएगा, है ना, और इधर -3 इंटू x -1 -1 -2e⁻3x, बेसिकली -3x और +3 -1 कितना हो गया, -2 e⁻3x, करेक्ट ना? अब जो है 3x को इधर लेते आओ, तो बच जाएगा 3x + 9y बराबर 3x + 9y इक्वल टू, साइन यहाँ पे कुछ ये हुआ है, बट इस e⁻3x है यहाँ पे, ठीक है, here we had minus sign, okay, फिर यहाँ पे माइनस e⁻3x/9, ठीक है, और प्लस सी की तो वैल्यू हमने निकाल रखा, -2 मैंने, ये भी ठीक था, ओके, 9y ये हो गया, सर वो नीचे हाँ, +2, यहाँ क्या, हाँ क्योंकि वो -3 × -1 +2 हाँ हाँ -2 हाँ e⁻²। माइनस, ये +3 -1, तो ये +2 हो जाएगा, अब 3x + 9y इक्वल टू आ गया 2 - 2 e⁻3x, अब हो गया, आई थिंक यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x + 3y इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 1 - e⁻3x, आई थिंक ये है आंसर, राइट, 3 × x + 3y यस सर, हाँ सर। 2 × 1 - e⁻3x, दिस वाज द सॉल्यूशन बेसिकली। इसको लिख ले, किसी को कुछ यहाँ पे डाउट्स है तो बताइए। हेमल समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, फिर फोर्थ एंड आई थिंक फिफ्थ भी है, इसको लिख ले, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर आप अगला पेज दिखा सकते हैं? हाँ, तो जो थर्ड जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/√2, √2, इतना क्लियर हुआ ना? सेकंड आपका भी डाउट आई थिंक, राइट? हाँ सर, हो गया क्लियर। ओके,
So find the equation of the curve pass, basically उसको हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और जैसे सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं एज इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वो यूज करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट। अब यहाँ पे ओरिजिन की जगह इन्होंने दे रखा है कि 3/√2 √2 से पास हो रहा है, मतलब x की जगह पहले हम लास्ट वाले क्वेश्चन में 0 0 रखते थे, यहाँ पे 3/√2 और √2 रखेंगे। हैविंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। अच्छा बस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, जो स्लोप है मतलब जो dy/dx है, जो dy/dx इन्होंने क्या दे रखा है -4x/9y दिया। तो अब इतना दिया है तो हम खुद कोशिश करें कि सबसे पहले इसका मतलब इक्वेशन हम लोग डिराइव करें। जैसे यहाँ पे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था यहाँ पे, राइट, dy/dx। यहाँ पे आई थिंक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आनी चाहिए, इसको वेरिएबल सेपरेबल्स आई थिंक वी हैव टू डू इट। सो 9y dy बन जाएगा और इधर -4x dx हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 9 तो कांस्टेंट है तो 9 को बाहर निकाले आप, y dy बराबर -4 x dx। तो ये बन जाएगा 9 y² 2 इज इक्वल टू -4 x² 2 प्लस c, राइट। अब ये 2 मान लो तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 9y² 2 इक्वल टू -2x² प्लस c हो गया, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान, सिंपल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हमारा निकल चुका है बिकॉज द गिवन कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 3/√2 एंड √2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 3/√2 रख देंगे और y की जगह √2 रख देंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि c की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सो ये बन जाएगा 9y। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ कि बिकॉज द कर्व पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड ऑल, डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 9y² 2 सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो y की जगह √2 का स्क्वायर -2 3/√2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा, ये 2 खत्म, नहीं नीचे का भी खत्म हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू 18 प्लस c, करेक्ट। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगा। एक मिनट वेट अ सेकेंड, 9y² 2 है, तो 9y की वैल्यू कितनी है √2, तो ये बन गया 2 खत्म, माइनस यहाँ पे कितना है 2x², तो x की जगह यहाँ पे ये हो गया, ये तो ठीक है, √2 खत्म हो गया, अरे -9 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। अब c की वैल्यू आ गई, बस हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व will be 9y² 2 equal to -2x² plus 18 अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -4x² plus 36, 4 को x और y थोड़ा डिसेंट दिखे ताकि, तो 9y² plus 4x² equal to 36। ये हो गया सोल्यूशन आपका, 4x² plus 9y² equal to 36। यस, बताइए अगर समझ में आया तो। यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ एंड फिफ्थ है, तो उसको भी हम कर ही देते हैं। 5 आई थिंक इसमें वर्ड प्रॉब्लम था।
हो गया सब पे? कैन वी गो अहेड? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 4 फोर्थ जो क्वेश्चन है, द कर्व पासेस टू द पॉइंट 0,2। ये जो कर्व है 0,2 से पास हो रहा है। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, अब देखो, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? एक्स और वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि अच्छा, जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है, मतलब एक्स प्लस वाई, exceeds the slope of the tangent to the curve at a point by 5 is equal to dy by dx plus 5। बस यही तो है, और कर्व पे इक्वेशन निकालना है। तो ठीक है, आप जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है dy by dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब उसी फॉर्म में आ गया फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्ट्रक्चर में dy by dx प्लस py इक्वल टू q। p की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और q की वैल्यू कितना आ गया? x माइनस 5। ठीक है, तो if निकाल लिया। if जो है, if निकाले तो e टू द पावर p dx माइनस 1 dx e रेज टू माइनस x आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन जो है इसका क्या हो जाएगा? y इंटू if इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dx प्लस c। करेक्ट ना? तो this will become y if की जगह e raised to minus x, q की जगह x minus 5 into e to the power minus x plus c। फिर वैसे ही आ गया, है ना। अब क्या करोगे? फिर से यहाँ पे बाई पार्ट्स तो लगाइए आप, और क्या। सो y into e raised to minus x, तो फर्स्ट फंक्शन x minus 5 इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू माइनस x का तो मैं पहले ही, चलो एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, सो y into e raised to minus x equal to x minus 5 e raised to minus x by -1। तो माइनस लगा देता हूँ, तो माइनस, अब देखो एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e raised to minus x dx, इससे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। y into e raised to minus x equal to minus of माइनस ऑफ e raised to minus x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस कर्व पासेस थ्रू द 0,2, तो जहां जहां x है और जहां जहां y है वहां पे 0,2 रख रेस्पेक्टिवली। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है क्या? या y इंटू e रेज टू माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो y इंटू e रेज टू माइनस एक्स, मेथड समझ में आ जाना चाहिए, मेन मेथड है, उसके बाद तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस 5 e रेज टू एक्स है, तो यहाँ पे अगर एक मैं काम किया यहाँ पे, इफ यू टेक लाइक दिस वन, ठीक है,
हाँ तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ भी e रेज टू माइनस एक्स है ना, मैं ये कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, है ना। थोड़ा तो सिंपल जरूर हो जाएगा, ये y बराबर माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और प्लस c e रेज टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड किया हमने। अब जो है हाउ इट विल लुक लाइक, माइनस एक्स से किधर आया तो x प्लस वाई इक्वल टू -5 प्लस यहाँ +5 -1 कितना हो गया, 4 आ जाएगा, 4 प्लस सी ई रेज टू एक्स, है कि नहीं, और x प्लस वाई -4 इक्वल टू सी रेज टू एक्स। अब now we are in a position to substitute the value of x and y to get the value of c। तो आप x और y की वैल्यू अगर रखते हो तो x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 2 रख लो, तो 2 - 4 कितना हुआ, -2, है ना, और इधर 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2 आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई। बस क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे ये वाला ना, हाँ इसमें आप क्या कीजिए, c की वैल्यू -2 रख दें, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा बेसिकली, y मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2 ई रेज टू एक्स आ जाएगा, और ये सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन। बताइए कुछ डाउट्स है तो इस क्वेश्चंस में। Orada, I hope this is clear to you. यस सर, समझा मुझे। Okay, मेरा लिख के भी हो गया है। ठीक है, ठीक है। सर 1 मिनट। सर वो ब्लैक इंक में सेकंड स्टेप है ना, हाँ वहां पे माइनस करके वो 2 बार इंटीग्रेशन किया है क्या? हाँ, बाई पार्ट्स यूज किया है, ये 2 बार है, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या किया था, बाई पार्ट्स टू याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये फर्स्ट फंक्शन है, मैंने बताया था लाइट रूट, राइट, लाइट में, तो लाइट में इसमें एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक पहले आता है, तो x - 5 होता था u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का इंटीग्रल। यस वी आर इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स हियर, एक बार यहाँ पे मिनी इंटीग्रल है और एक यहाँ पे मेजर इंटीग्रल है, तो e रेज टू -x तो हमने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, तो प्लस हो गया और एक फिर बच गया, फिर से दोबारा इंटीग्रेट किया, ठीक है, क्लियर है समर्थ? यस सर। कैन यू गो अहेड, बताइए। यस सर। ठीक है, नहीं, एक मिनट। the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to the sum of abscissa, मतलब x axis हो गया, and the product of the abscissa and the ordinate of the point। तो abscissa x coordinate को बोलते हैं, ordinate y coordinate को बोलते हैं, right? तो also the curve passes through the point 0,1, और ये जो कर्व है 0,1 से पास हो रहा है, तो हमको कर्व का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे dy by dx कितना है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या दिया है, dy by dx equal to the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to the sum of the abscissa मतलब x, है ना, and the product of the abscissa and the ordinate x plus xy दे रखे हैं, ठीक है। अब बस ये जो इक्वेशन मुझे मिल गया, मैं क्या करूंगा, यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 plus y आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल ध्यान में दिखाई दे रहा है, तो dy by 1 plus y इक्वल टू x dx, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे log of 1 plus y मिल जाएगा, log of 1 plus y मिल जाएगा, और x dx है, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पे c1 दे सकते हैं, ठीक है।
अब अगर लॉग हटाना है मुझे तो 1 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर e रेज टू c1 आ जाएगा यहाँ पे, e रेज टू c1 है कि नहीं। अब वैसे भी e रेज टू c1 भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक नया कांस्टेंट c दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0,1 से पास हो रहा है, मतलब जहां x है वहां पे 0 डाले, जहां पे y है वहां पे 1 डालिए आप लोग, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। मतलब c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ। बस मुझे यही तो चाहिए था, c की वैल्यू निकली। अब क्या करोगे, यहाँ पे c की वैल्यू डाल दो, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, कैसे भी चलेगा, ठीक है। इसी में डाल लेते हैं, सिंप्लीफाई किया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई बराबर e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आंसर होगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है तो बताइए, 5 वर्ड प्रॉब्लम था, 5 हमने कर ली। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। इसके अलावा और कोई जो डाउट्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आप पूछें, नहीं तो हम फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। So the question is 1 plus y square plus x minus c to the power tan inverse y into dy by dx equal to 0। तो कुछ काम हो रहा है क्या, लाइक ये मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं dy by dx से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 1 plus y square into dx by dy plus x minus e to the power tan inverse y equal to 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है मुझे, what I can do again here, 1 plus y square dx upon dy plus x बराबर e to the power tan inverse y। अब ये dx by dy के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 plus y square से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इधर कोएफिशिएंट 1 आनी चाहिए, तो dx by dy plus 1 by 1 plus y square into x, मतलब ये p की तरह काम करेगा, 1 by 1 plus y square, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, e to the power tan inverse y by 1 plus y square। Simple, right? And if you will compare here, what is the value of p we have, 1 by 1 plus y square, और q की वैल्यू कितनी है, e to the power tan inverse y by 1 plus y square। तो अब इच्छा कर रहा है कि हम IF निकाल लें, तो जैसे ही आप IF निकालोगे आपको क्या मिलेगा, IF जो होता है e टू द पावर यहाँ पे p dy होगा, है ना, तो इंटीग्रल ऑफ 1 by 1 plus y square dy, तो क्या होगा, e टू द पावर tan inverse y, tan inverse y का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus y square, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan inverse y। IF निकल गया। अगर सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो x into IF, x into IF मतलब e to the power tan inverse y, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q into IF, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q वी हैव, e tan inverse y by 1 plus y square, और IF की भी वैल्यू कितना है, e to the power tan inverse y plus c, ये क्या बन जाएगा, e to the power tan inverse y का होल स्क्वायर बन गया। तो एक काम करो,
हम tan इनवर्स y को t ले लेते हैं, है ना। इसका इंटीग्रल अगर मुझे निकालने की इच्छा हो रही है, अगर हमने tan इनवर्स y को t ले लिया तो dt by dx सॉरी dt by dy कितना आ जाएगा 1/1 plus y स्क्वायर। तो यहाँ पे सही है ना, हाँ जी यस। और यहाँ पे dy था, dy के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, हाँ। तो dt बराबर कितना आ जाएगा dy by 1 plus y स्क्वायर। अब दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना, dy by 1 plus y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, है ना। और ये tan इनवर्स t को हमने क्या ले रखा है, tan इनवर्स y को t लिया है, तो e रेज टू t इंटू e रेज टू t क्या बन जाएगा आगे, सॉल्यूशन जो आ जाएगा यहाँ पे, उसी को मैं लिख रहा हूँ x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स y को हमने t लिया है, ध्यान देंगे, e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t कितना हो जाएगा e का पावर 2t और dt प्लस c, यही तो, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। फाइनली आंसर आ जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e टू द पावर 2t by 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या करना है, tan इनवर्स y रखना है, x into e to the power tan inverse y equal to e to the power 2 tan inverse y by 2 plus ये हो गया आंसर। बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया, आया तो लिख लीजिए और नहीं आया तो बताइए। So the question is x plus 2y का cube dy by dx equal to y। तो यहाँ पे अगर dy by dx तुम निकालते हो so this will become y by x plus 2y cube। हम फंस जाएंगे वैसे कहीं dy by dx that seems to be complicated right। सो हम क्या करेंगे dx by dy निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy by dx ही निकालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, dy by dx बराबर y by x plus 2y का क्यूब। तो dx by dy कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy जो हो जाएगा x plus 2y क्यूब by y हो जाएगा। तो आप ये x by y plus 2y क्यूब by y मतलब 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या 2y स्क्वायर। अब dx by dy है तो dx upon dy minus 1 by y into x equal to 2y square। Now this is in the form of dx by dy plus px equal to q। p and q, तो p की जो वैल्यू है वो minus 1 by y है और q की जो वैल्यू है वो 2y square है। अब बस IF निकाल लें, IF बराबर e टू द पावर p dy, यहाँ पे इस केस में होगा minus 1 by y dy e raised to minus of log y, है ना। तो ये कितना हो जाएगा e raised to, मतलब ये 1 by y हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेस ही है और ये y टू द पावर माइनस 1, सो दिस विल बिकम 1 by 1। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज यहाँ पे x से पहले तो x into if, x into if मतलब 1 by y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, है ना, q into if, for the value of q we have 2y square into if मतलब 1 by y dy plus c, x by y equal to 2y square by 2 plus c, ठीक है। तो सही है, तो 2 खत्म हो गया यहाँ पे, x बराबर y क्यूब प्लस
ठीक है, प्लस सी वाई आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई क्यू प्लस वाई सी। दिस इज द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। यस सर। ठीक है। Application of differential equation. तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बेसिस पे, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ, इनफैक्ट मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी इस पे करा सकता था, बट थोड़ा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मेनली इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मान लो कि पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो मान लिया कि किसी भी सिटी का जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन वाले पे पहले कह रहे हैं, जिस ध्यान से सुनना। किसी, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ यार, मान लिया कि P जो है किसी टाइम T पे है ना, एट ए टाइम T, मान लो P द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, P इज द population of a city at time t। आप लोग करते हो ना इसमें, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एट ए टाइम t इक्वल टू 0 है ना, मतलब इनिशियल और फाइनल ऐसे निकालते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि P जो मान लिया कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट ए टाइम t, ठीक है, जो कि तो यहाँ पे क्वेश्चन जो रहता है कुछ इस तरीके से, इसके बारे में सोचेंगे कैसे। तो जनरली हमको रेट ऑफ, जैसे रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन अगर है, ऐसा बताया जाता है कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या, जैसे मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, डीपी बाई डी, रेट पता है, जब भी रेट निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी, इस प्रोपोर्शन को हटाना है, तो मुझे कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, है ना। तो dp बाई dt इक्वल टू kp बोलते हैं, है ना। k पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। अच्छा, तो ठीक है, तो अब ये आ गया, तो अब हम फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब सेपरेट dp बाई p आ जाएगा इधर, और इधर k dt आ जाएगा, ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो dp बाई p कितना आता है, log ऑफ p आता है, और ये kt आ जाएगा प्लस c1 आ जाता है, ठीक है। तो कुछ तो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। अब बताओ log p बराबर kt प्लस c है, या c1 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे, e टू द पावर kt और इंटू ई रेज टू c1, तो प्लस c1, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी सजा सकते हैं ना, e टू द पावर kt इंटू ई रेज टू c1। अब ई रेज टू c1 में तो एक नया कांस्टेंट हो गया, तो c e टू द पावर kt आ जाता है, जो कि p इक्वल टू c e टू द पावर kt आया। इट मींस दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t, ठीक है। अगर मुझे c पता है, किसी भी टाइम पता है, k का वैल्यू पता है, तो हम आसानी से p will give the population of a city at any time t, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए आप, जस्ट एक मैकेनिज्म था, फिर इसके बाद मैं रेडियो एक्टिव डी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देन वी विल हैव अ क्वेश्चंस।
इसको लिख ले। कुछ यहाँ पे किसी को कुछ मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। बताइए। ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम का जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव डीके, है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में आता है ना। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में शायद रहेगा, नहीं? हाँ, बेसिक्स यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। इसका भी जिसमें एक आइडिया बता रहा हूँ, फिर हम कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ना कि करना क्या है क्वेश्चंस में। रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, उसका जो मैं एक वर्ड लाइन लिख देता हूँ, है ना, कि द रेट ऑफ disintegration of radioactive substance the rate of disintegration of radioactive substance is always proportional the rate of disintegration of radioactive substance is always proportional to the amount present at that time. So radioactive substance क्या होगा? The rate of disintegration of radioactive substances is always proportional to the amount present at that time. ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल हो गया। बट यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना तो निगेटिव होगा। अगर x मान लो, x जो मान लो कि let x be the amount of any material present at time t, x जो है ये अमाउंट है, any amount of any material, जैसे p लिया था पॉपुलेशन के लिए एट अ टाइम t, तो dx by dt जो होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो माइनस kx होगा। व्हाट इंडिकेट्स माइनस साइन हियर? k अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। k यहाँ पे जीरो है बट नेगेटिव साइन इसीलिए हो रहा है क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है जैसे ही टाइम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? dx by dt equal to minus k times of x. तो बेसिकली k is positive here. K is positive here and k is nothing but the constant of proportionality. What does the negative sign indicate? The negative sign appears because x decreases the negative sign appears because x decreases as t increases. ठीक है, the negative sign appears because x decreases as t increases. अब तो ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? इसको हम सॉल्व फिर कैसे करेंगे? तो आसान है, फिर से वैसे ही अलग से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। dx by x ला लो आप यहाँ पे और यहाँ पे माइनस के dt आ गया, है ना। तो dx पर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log of x माइनस के टी प्लस सी वन। जब log हटाने की इच्छा अगर हो रही है आपकी तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट को ना, जब x बराबर माइनस e टाइम्स ऑफ के टी और e टू द पावर c1,
इसको मैं एक ए ले लेता हूँ, है ना। बुक्स में भी बहुत जगह यही उन्होंने लेकर रखा है, तो कंफ्यूजन ना होके इसलिए मैं भी ये ले रहा हूँ। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन वाली फॉर्मूला आई थी यहाँ पे, इसको रटना नहीं है, बस समझना है हमको। क्वेश्चन में ऐसे ही हर क्वेश्चन में स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे पी की वैल्यू आई थी ना, वैसे ही यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा। इसको ए ले लिया हमने, ए एक कांस्टेंट है, तो a e to the power minus kt, है ना। बस अब कभी कभी क्या रहता है कि जो इनिशियल अमाउंट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का दिया रहता है, इफ वो भी लिख देता हूँ, इफ x नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, if x is the, जैसे if x not is the initial amount of radioactive substance at time t equal to 0, तो फिर क्या होगा, x नॉट इनिशियल t, इनिशियल मतलब क्या, t इक्वल टू 0 पे x नॉट अगर है, इक्वेशन कैसा बनेगा, x की जगह x नॉट आ जाएगा, और a और ये क्या, e रेज़ टू 0 मतलब 1 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x नॉट। फिर इक्वेशन कैसा दिखेगा, x इक्वल टू x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पे a की जगह तुम x नॉट डाल दो, ठीक है। बस इतना ही इसमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सभी थोड़ी देर में करेंगे, दैट विल बिकम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। x इक्वल टू x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी, इसको लिख ले, किसी भी स्टूडेंट को कोई समझने में दिक्कत हुई है तो बताइए। और समझ में आया तो बताइए कि समझ में आ रहा है। समझा सर। अच्छा, आप लोग इसमें आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में आपने टी हाफ निकालना सीखा होगा ना, कुछ तो फॉर्मूला होता है उसमें 0.693, मैं भूल गया हूँ, बट यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पढ़ना था ना, टी हाफ पढ़ना है कि नहीं। हाँ सर। ओके, तो यहाँ भी जस्ट क्वेश्चन में कभी कभी यूज होगा, वो फॉर्मूला वगैरह हमको वहां पे यूज नहीं करना, बट उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं ना, जिसको टी हाफ वहां पे यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, तो बता देता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड वो होता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है उसको हाफ तक होने में, मतलब डिसइंटीग्रेट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। half life period. So what is the meaning of half life period? So half life period of a radioactive substance, half life period of a radioactive half-life period of a radioactive substance is defined half-life period of a radioactive substance is defined as the time it takes for half of the substance to disintegrate, for half of the substance to disintegrate. ठीक है, what is the meaning of half-life period? Half-life period of a radioactive substance is defined as the time it takes for half of the substance to disintegrate.
हाफ लाइफ पीरियड वो समय होता है, वो टाइम होता है जब किसी भी सब्सटेंस को, मतलब यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बातचीत करें तो उसी के रेस्पेक्ट में हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो उसको हाफ मतलब हाफ तक डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया। लास्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जो कि ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स में भी इसका यूज है। या so Newton's law of cooling, the rate of change of cooling of a heated body at any time t is proportional to the difference between the temperature of a body and its surrounding medium। मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उनका डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो रेट है मतलब कूलिंग होने का जो रेट है वो इनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लो कि हमने लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, लेट थीटा बी द temperature of the body at a time t, let theta be the temperature of the body at time t, and theta naught be the temperature of the medium मतलब surroundings, and theta naught be the let theta be the temperature of the body at a time t, and theta naught be the temperature of the medium, अब क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा डी थीटा बाई डी टी होगा। तो मतलब जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा फिर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी जो होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी at any time is proportional to the difference between the temperature of a body and its surrounding medium. So theta minus theta naught। अब फिर से बोला कि प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो d थीटा बाई डी टी इक्वल टू, है ना, डिक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर जो है, कूल हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा, माइनस k टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा। ठीक है, अब फिर से वही चीज डी थीटा माइनस थीटा नॉट नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे k टाइम्स ऑफ डी टी। आप इंटीग्रेट कर ले, है ना, इंटीग्रेट कर ले आप सिंपल। जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी वन। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अब जो है फिर से वही बात, अगर लॉग को हटाने की इच्छा है तो थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, तो या ये तो ठीक है ना, यहाँ पे हमने प्लस सी रख दिया। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी कर सकते हैं यहाँ पे, यस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा, तो इसमें पहले एक कंडीशन डाल देते हैं। मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से रहा, तो अगर एट टाइम t इक्वल टू 0 पे थीटा का वैल्यू थीटा वन है, मान लो थोड़ी देर की, इफ t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू थीटा वन है, तो c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आप, लॉग ऑफ थीटा माइनस, यहाँ थीटा वन आ जाएगा, फिर थीटा नॉट तो फिक्स है कि नहीं, ये 0 आ गया c1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे,
लॉग ऑफ थीटा वन माइनस थीटा नॉट, सही है क्या? यस, C1 की जो वैल्यू आ गई लॉग ऑफ थीटा वन माइनस थीटा नॉट आ गई। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे कितना आ जाएगा? अगर हमने लॉग ले लिया, मतलब लॉग हटा दिया, तो कितना आनी चाहिए यहाँ पे? कैन वी राइट थीटा बराबर, ये थीटा नॉट जाएगा तो थीटा नॉट प्लस C1 की वैल्यू। अच्छा, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, तो थीटा वन माइनस थीटा नॉट ये हो जाएगा कितना, मतलब कितना आ गया? थीटा वन माइनस थीटा नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी। ये होगा क्या, ये बताओ? हमने बस C1 की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। न्यूटन्स, दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बट यहाँ पे हमने एक जनरल कंडीशन हमने लिया, उसी से थोड़ा हमने आगे किया किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वहां पे टाइम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, या हो सकता है कि इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या, ये समझ में आया क्या? यहाँ तक हमने किया। अगर फिर एज्यूम किया कि अगर टी की वैल्यू 0 पे, थीटा की वैल्यू थीटा वन दिया है, थीटा वन है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0, तो C1 की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब C1 की वैल्यू निकल गया तो हमारा क्या आ जाएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे C1 रख लो आप, ठीक है, और फिर ये आ गया, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा C1 की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आपने? किसका वैल्यू? C1 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया? यहाँ यहाँ इसमें। तो फिर वो K वाला टर्म किधर गया? की वाला टर्म्स है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम एंटी लॉग लोगी, लॉग है तो थीटा माइनस थीटा नॉट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? टू होगा आगे। हाँ, समझा सर, मुझे समझ समझ। में आया ना? तो ये C1 की वैल्यू ना ये रख दिया यहाँ पे, फिर वो जब लॉग को हटा दिया हमने, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के ये थीटा नॉट राइट साइड में जाएगा, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। वहां पे C1 की वैल्यू यहाँ पे है ही, है ना, ये लॉग ऑफ थीटा वन माइनस थीटा नॉट, तो यहाँ से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेसिकली ई रेशो माइनस के टी आ गया ना यहाँ पे कॉमन। हाँ ठीक है, समझ में आया क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को? बताइए, क्लियर है कि अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर क्लियर होगा। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? समझा सर। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, हम 9:31 को मिलेंगे, ठीक है, चलेगा? इज इज ओके फॉर एवरीवन? ओके सर। तो मिलते हैं 9:31 को, और फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके। थैंक यू। क्वेश्चन है, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोपोर्शन, ओके। तो अब मान लो कि n है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, है ना, लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, ठीक है। तो n अगर हमने लिया, लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dn/dt जो है प्रोपोर्शनल है n का, ठीक है। तो dn आप कुछ भी ले सकते हैं, dn/dt बराबर कितना हो गया? k टाइम्स ऑफ n, ठीक है। अब आप सेपरेट कर लें तो dn/n, और इधर कितना बच जाएगा?
k dt. So dn by n is log n, है कि नहीं, और इक्वल टू kt प्लस c. इसको इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है. अब ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखना है. इसके बाद हमको c की वैल्यू निकालनी है. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू मान लिया n नॉट है, एज्यूम किया है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू n नॉट है. तो कितना आ जाएगा, log ऑफ n नॉट इक्वल टू kt प्लस c. मतलब c की वैल्यू log n नॉट आ गया क्या, c की जो वैल्यू आ गई log n नॉट हो गई. बस रख ले फिर फर्स्ट इक्वेशन में. तो क्या मुझे मिलेगा, log ऑफ n इक्वल टू kt प्लस c. तो c की जो वैल्यू है तो कितनी है, log ऑफ n नॉट. अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 4 घंटे में डबल हो रहा है. मतलब क्या, जब t की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू कितना हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट. इनिशियल का डबल होगा ना, तो n नॉट तो इनिशियल है, तो t इक्वल टू 4 पे n की वैल्यू 2 n नॉट रखना है. तो अगर मैंने इक्वेशन 1 में, सॉरी नॉट इक्वेशन 1, हाँ ठीक है, c की भी वैल्यू डाल दो, तो log n की जगह हम 2n नॉट डाल देंगे. log 2n नॉट बराबर कितना है, kt. तो t की वैल्यू कितनी है 4, तो 4k प्लस c की वैल्यू कितनी है n नॉट. आसान है क्या, log 2n नॉट माइनस n नॉट इक्वल टू 4k. log a माइनस log b क्या होता है, log a by b. 2n नॉट बाई n नॉट इक्वल टू 4k. ये खत्म. log यहाँ पे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 log 2. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, k की भी वैल्यू निकल गई. फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स. 12 घंटे में कितने टाइम्स हो जाएंगे, बस. अब जब t की वैल्यू 12 है तो log n, इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये log n इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t प्लस c. k की वैल्यू कितनी है, 1/4 log 2k टाइम्स ऑफ kt प्लस c. t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे log n इक्वल टू c की वैल्यू, अच्छा एक मिनट k हो गया, ओके. और सेक हमारा ये भी ठीक है. तो या log n बराबर kt प्लस log n नॉट है, ये तो ठीक ही है. log n तो यहाँ पे रखा, k की वैल्यू रख दिया 1/4 log 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हुई है 12 प्लस log n नॉट. ध्यान देना, हमको n की वैल्यू निकालनी है ना, बेसिकली हमको रेशियो निकालना है n और n नॉट का. तो ये 12/4, ये 4 3 जा 12 आ गया. तो देखते रहिए और क्या, log ऑफ n बराबर 3 log 2 प्लस log n नॉट. ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, log n बराबर log 8 हो गया, 8 प्लस log n नॉट, log a प्लस log b, log a b, log 8 टाइम्स ऑफ n नॉट. log दोनों है तो n बराबर 8 टाइम्स ऑफ n नॉट
हो गया ना 8 टाइम्स। तो 12 घंटे में बैक्टीरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताएं समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसको लिख लें। दो जो वांट्स टू राइट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, विल गो अहेड। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यस समर्थ 1/, हाँ जी बिल्कुल सही है। इश्ना, यस करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। तो क्वेश्चन जो है, rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into its mass of 0.5 gram. आसान है ना? मान लो कि x जो नंबर है, let x be the number of mass है ना, mass के बारे में, yes. Let x be the mass of the radioactive substance at a time t. क्या होनी चाहिए? dx by dt. So directly proportional to x है कि नहीं? तो कितना बन जाएगा ये? dx by dt इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ x हम कर सकते हैं। तो फिर dx by x इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ dt, इंटीग्रेट कर लिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ x बराबर माइनस के टी प्लस सी, है ना? प्लस सी, राइट। अब जो है यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विद ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम, मतलब ओरिजिनल x की वैल्यू जो है 1.5 ग्राम है, x की वैल्यू जो है 1.5 ग्राम है ना? तो यहाँ पे will disintegrate into its mass of 0.5 ग्राम। सॉरी, तो इनिशियल है ना, तो t टाइम ऐसे दे देता हूँ, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1.5 ग्राम, बस यही तो है। log 1.5 बराबर माइनस k टाइम्स ऑफ 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई log ऑफ 1.5। अब as soon as you get the value of c, हमारे पास क्या मिल जाएगा? इसमें रख दो, तो log ऑफ x बराबर माइनस k टाइम्स ऑफ t प्लस log ऑफ 1.5, राइट। अब जो है, अब पूछा जा रहा है कि टाइम निकालना है जब 1.5 ग्राम से डिसइंटीग्रेट होकर 0.5 ग्राम हो जाए, यानी log 0.5 इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ t प्लस log ऑफ 1.5। तो kt बराबर कितना हो जाएगा? तो log ऑफ 0.5, 1 मिनट यहाँ पे तो ठीक था, माइनस के टी है प्लस सी। तो log x की जो वैल्यू है माइनस के टी प्लस log c, मतलब c की वैल्यू हमने डाला क्या यहाँ पे? c की वैल्यू log 1.5 आ गया। अच्छा हाँ जी, तो के टी बराबर कितना हो जाएगा? के टी मतलब उधर तो log 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ 1.5 माइनस log ऑफ 0.5। तो log a by b कितना होगा? log
के मतलब के टी बराबर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ऑफ 1.5 बाई 0.5, तो ये कितना हो गया, लॉग ऑफ 3 आ गया। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 1 बाई के लॉग ऑफ 3। सो करेक्ट आंसर शुड बी टी इक्वल टू 1 बाई के लॉग 3। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था वो लिख लें। A body cools according to Newton's laws from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 20 minutes. 100 से 60 पे आता है 20 मिनट में। तो और ये भी दिया है सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना समय लगेगा 30 डिग्री सेल्सियस होने में। तो शुरू करते हैं वैसे ही कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थीटा है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो थीटा नॉट है। According to Newton's law, ये होनी चाहिए d theta by dt is directly proportional to theta minus 20 degrees Celsius is the temperature of the surroundings. I can add theta minus 20. ठीक है, ठीक है। तो d theta by dt equal to k times हो जाएगा theta minus 20, है कि नहीं, राइट, करेक्ट ना, ओके। अच्छा, अब एक चीज बताइए आप यहाँ पे कि क्या ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ सराउंडिंग पे आ रहा है, ठीक है, 100 डिग्री से 20 पे आ रहा है, ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस में होने में कितना समय इनको लग सकता है, राइट। तो यहाँ पे d थीटा बाई dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 20 आ गया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर d थीटा बाई थीटा माइनस, सॉरी वो 20 कैसे आ गया, थीटा माइनस 20? एक मिनट, यहाँ है ना सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ये देखो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स बीइंग 20 डिग्री सेल्सियस ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज क्या होगा, थीटा माइनस 20 होगा ना। हाँ हाँ, यस सर। तो d थीटा बाई dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 20 हो जाएगा। अच्छा, तो नीचे क्या आ जाएगा, d थीटा बाई थीटा माइनस 20 थीटा माइनस, सर हाँ सर वहाँ पे माइनस के नहीं होगा क्या? हाँ, एक मिनट, करेक्ट, यहाँ पे माइनस साइन भी होना चाहिए ना। Yeah, the temperature will be 20 degrees Celsius. How long will it take to cool down? 30 degrees Celsius. Yeah, minus should be there. So d theta by dt equal to minus k theta minus 20 आ गया, ठीक है। तो d theta by कितना आ गया, थीटा माइनस 20 डिग्री इक्वल टू माइनस के टी के डी टी लगा दिया मान लो, तो कितना आ जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। जब अपन इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे log ऑफ थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, है ना। अब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, इनिशियल। तो ये कितना होनी चाहिए यहाँ पे फिर, log ऑफ 100 माइनस 20 इक्वल टू के टी की वैल्यू 0 डाल दिया प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, log ऑफ 80, ठीक है। अब फिर से अगर मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे हमने डाला, log ऑफ
थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए टी आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या है, टी की वैल्यू 20 है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, जब 20 मिनट्स में 60 आ रहा है, टी की वैल्यू 20 पे थीटा की वैल्यू 60 हो रही है, तो log ऑफ 60 माइनस 20 should be equal to minus k, t की वैल्यू 20 प्लस log 80। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? ओके, ठीक है, देखते हैं। अब ये कितना हो गया, log 40 आ गया है ना। यहाँ पे log 40 नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ। सो log 40 is equal to minus 20k प्लस log 80। ठीक है क्या? अब अगर ध्यान से देखना है तो माइनस 20k मतलब ऐसे ले लिया, 20k बराबर कितना हो जाएगा, log 80 माइनस log 40, log 40 आएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 log 40। करेक्ट है? इट इज करेक्ट। 20 के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया तो log 80 माइनस तो log 80/40 हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो log 80 माइनस तो log 80/40 तो log 2 बेसिकली हो जाएगा ना यहाँ पे। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 log 2। सही है क्या? अच्छा, अब जो है थीटा की वैल्यू जो है, फिर से हमसे क्या पूछा जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिया हमने, मुझे क्या मिलनी चाहिए, log ऑफ थीटा माइनस 20 है, तो 30 माइनस 20 कर लो, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग 80। ठीक है, तो माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 80, ये तो log 10 हो गया, ये क्या हो गया, log ऑफ 10 हो गया। अब अगर ये देखो t हमको तो क्या करना है, निकालना है ना, t निकालना है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, k की वैल्यू कितनी है, ये दे देता हूँ मैं, 1/20 log 2 प्लस log 80। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस है, माइनस के टी जो है, माइनस को मैं इधर ले सकता हूँ कि कैन आई टेक माइनस साइन हियर, नहीं, हाँ, log 1/2 मैं लिख सकता हूँ क्या है बताइए, यहाँ पे log 10 इक्वल टू t इंटू 1/20 log ऑफ हाफ, माइनस साइन इधर आएगा तो 2⁻⁻1, तो कैन आई राइट लाइक दिस, log ऑफ हाफ प्लस log ऑफ 80। अब log 10 माइनस log 80 हो गया, log 10/80 आ जाएगा, इज इक्वल टू t by 20 log हाफ।
सही है। अब ये कितना आ गया, log 1/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t/20 log हाफ। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये जो 1/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 log हाफ इक्वल टू t/20 log हाफ। लिख सकता हूँ log 1/8 को, तो log हाफ कैंसिल, तो t बराबर 20 60 मिनट्स आ जाएगा, मतलब 1 आवर आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? इज इज क्लियर टू एवरीवन? बताइए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है क्या? क्लियर है तो बताइए कि क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी बताइए नहीं क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप। आइडियली यहाँ पे माइनस साइन ही लेंगे, और गलती से अगर किसी ने माइनस अगर नहीं लिया होगा ना, तो भी आंसर इतना ही आया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आइडियली बट वो मैथमेटिकली गलत होगा, यहाँ पे माइनस साइन ही हमको लेना चाहिए। ठीक है, ये माइनस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर क्या हो गया, ठीक है, तो अगर माइनस साइन अगर आपने लिया नहीं होता ना, तो ये फिर वही होता लॉग, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता फिर, मतलब ये हाफ आ जाता है यहाँ पे फिर, बट वहां पे आइडियली हमको माइनस साइन लेना है। बताइए क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर है तो बताइए क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी बताएं कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, वन मोर क्वेश्चंस, इसको लिखिए और फिर सॉन्ग समझ में आया ना आपको? यस सर। आदित्य समझ में आ रहा है? अथर्व है क्या, अथर्व समझ में आ रहा है? अथर्व, हाँ सर। समर्थ, यस सर। चलिए ठीक है, समीक्षा समझ में आ रहा है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फिनिश हो गया, 20 पेजेज आर कंप्लीट। जो का शायद ये है कि हम 20 पेज से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, मुझे इसको मैं ये करता हूँ, इसको हटाता हूँ, और हो गया ना, इस मैंने क्लियर इट, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको फिर। चलो लिखिए फिर, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। रेडियम डिकम्पोजेज, रेडियम रेडियम decomposes at the rate, radio decomposes at the rate proportional radium decomposes at the rate proportional to the amount radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. Present at any
if P% of amount, if P% of amount disappears in 1 year, what percent of amount? What percent of amount of radium will be left after 2 years? Will be left after 2 years. बताइए. Radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. If P% of amount disappears in 1 year, है ना? तो what percent of amount radium will be left after 2 years? 2 साल के बाद कितना बच जाएगा? So radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. If P% of amount disappears in 1 year, खत्म हो गया. So what percent of amount radium will be left after 2 years? कितना बच जाएगा? यही तो पूछा जा रहा है. समझ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया समझ. आपने माइनस के लिया था क्या? यस सर, लिया था. बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट. तो आइए सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि तो मैं मान लिया कि रेडियम जो अमाउंट है वो x ले लिया है हमने, तो dx by dt जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगा, और dx by dt जो होगा माइनस k टाइम्स ऑफ x हो जाएगा. तो dx by x माइनस k dt आ जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? log of x बराबर माइनस k टाइम्स ऑफ t प्लस c आ गया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे हमने एज्यूम किया, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जो है मान लो x0. ठीक है. तो log ऑफ x0 इक्वल टू माइनस ये 0 आ जाएगा प्लस c. तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log ऑफ x0. सही है. अब फिर से इस इक्वेशन में अगर आपने डाला, मुझे क्या मिलेगा? log ऑफ x बराबर माइनस के टी प्लस log ऑफ x0. अगेन if P% of amount disappears in 1 year, मतलब t इक्वल टू 1 पे x कितना हो जाएगा? P% गायब हो जाता है. P% गायब हो जाता है मतलब क्या? x0 माइनस P% ऑफ x ना, कितना आ जाएगा? x0 इंटू p बाई 100. बेसिकली x बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस p बाई 100 इंटू x0. ये x की वैल्यू हो जाएगी. t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 माइनस p बाई 100 इंटू x0 ये रहेगा. करेक्ट. अब क्या करेंगे हम? फिर से इक्वेशन में डालते हैं. यही वाली वैल्यू किधर डालेंगे? यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा? log ऑफ, इसको फिगर कर रहा हूँ. चलो यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस p बाई 100 इंटू x0, है ना. ये x0 मैं ले रहा हूँ ये. ठीक है. यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल ही रखिए कुछ. इज इक्वल टू t इक्वल टू 1 पे, और ये कितना है? प्लस log ऑफ x0. तो देखो यहाँ पे log x0 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर यहाँ पे
log of 1 minus p by 100, ठीक है, into x naught equal to minus k plus log x naught, बराबर। अब जो है यहाँ पे हम इसको इधर ले लेते हैं, माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, है ना, तो लॉग a बाई बी आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस p बाई 100, ये x नॉट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिए माइनस के बराबर ये इधर आएगा, समझ में आ रहा है, माइनस लॉग, तो ये कितना आ जाएगा लॉग a बाई बी, तो x नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, सही है। अच्छा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के बराबर लॉग ऑफ 1 माइनस पी बाई 100 आ रहा है, इट इज करेक्ट, ओके। तो k बराबर कितना आ जाएगा, ये ठीक है, माइनस, तो k बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस पी बाई 100, सही है, होप सो कि कुछ गलत नहीं हो रहा। यस, चलो, तो log a by b x नॉट खत्म, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद, मतलब t इक्वल टू 2 पे जो है हमको क्या मिलेगा, log ऑफ x किधर है, log ऑफ x, हाँ जी, log ऑफ x बराबर t, यहाँ पे क्या दे दो 2 दे दो, तो माइनस 2k प्लस log ऑफ x नॉट, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, k की भी वैल्यू है ना हमारे पास, log ऑफ x बराबर माइनस 2k, ध्यान से देखो k की जो वैल्यू है, अगर मैं माइनस डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू माइनस अगर मैंने डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 2 log 1 माइनस p बाई 100 प्लस log ऑफ x, log x इक्वल टू, यहाँ प्लस हो गया ये, तो 2 log 1 माइनस, ये k की वैल्यू यहाँ पे हमने डाला है, ध्यान रखेंगे, तो 2 log 1 माइनस p बाई 100 प्लस log ऑफ x नॉट आ गया, प्रॉपर्टी लॉग के अकॉर्डिंग ये जो है 2 साइड ऊपर आ गया, तो log ऑफ 1 माइनस p बाई 100 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x नॉट, सही है। अब ये क्या है, log a b, log a प्लस log b, log a b हो जाएगा, तो log ऑफ 1 माइनस p बाई 100 का स्क्वायर इंटू x नॉट, log खत्म है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर 1 माइनस p बाई 100 का स्क्वायर इंटू x नॉट। अब पूछा क्या जा रहा है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या कर लेंगे इसको, 100 से बस मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी 100 इंटू 1 माइनस p बाई 100, इतना परसेंट होगा, है ना, सही है। यहाँ पे log 1 माइनस x नॉट हो गया, और x नॉट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट, तो कितना हो जाएगा ये, 2 सालों में कितना रेडियम बच जाएगा, ठीक है, तो हमने x बराबर इतना x नॉट है, तो अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या कर डालेंगे, 100 इंटू 1 माइनस p बाई 10 का होल स्क्वायर कर लेंगे,
तो 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, तो अंदर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस पी बाई कितना है पी बाई 100 है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो एक्स नॉट एक काम करो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो सिंपली आप 1 माइनस पी बाई 100 का होल स्क्वायर एक्स नॉट इंटू 100 बाई एक्स नॉट, वही हो गया बात। अब ये किया 100 को, ये आ गया ना, तो कितना आ जाएगा फिर ये 1 माइनस पी बाई 10 का, तो इसको 10 का, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 माइनस पी बाई 10 आ जाएगा, कितना का होल स्क्वायर, कितना परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 10 माइनस पी बाई 10 का होल स्क्वायर, इतना परसेंटेज होगा, अमाउंट बच जाए, मतलब अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा 2 साल बाद। ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया। एक्चुअली एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इवन आपने यहाँ पे माइनस के नहीं लिया, प्लस भी लिया ना, तो भी आंसर यही आने वाला है। माइनस साइन ओनली सिग्निफाइज टू मतलब घट रहा है ना वहां पे। इवन लास्ट वाले भी क्वेश्चन में मैंने ये किया, यहाँ पे देखो, यहाँ भी अगर आपने माइनस साइन नहीं लिया होता तो भी आंसर वही आता है, समवेयर इट इज गेटिंग एडजस्टेड, राइट। ये चीज ध्यान में रखेंगे, बट आइडियली डू नॉट, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कभी कभी माइनस साइन बहुत सारे बुक्स में देते ही नहीं, ठीक है, बट आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को माइनस साइन के ही साथ में सॉल्व करिए, ठीक है। समझ में आया क्या सबको, ये बताइए, अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट्स है तो बताओ थोड़ा। एक्स नॉट क्यों किया लास्ट में? अच्छा हाँ, एक बार पूछो वर्दा, क्या पूछ रही है? वो डिवाइड बाय एक्स नॉट क्यों? अच्छा वो नॉर्मल वो परसेंटेज में जैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो इतना बच गया ना, तो इसको हमने इनटू 100 बाय एक्स नॉट किया, एक मतलब ओरिजिनल का, जैसे हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इनटू सीपी पे निकालते हैं, राइट। तो कितना परसेंटेज हो गया, क्वेश्चंस में ये है कितना बच गया, तो इनिशियल का कितना बचा, तो ये इतना घट के हुआ इनटू 100 आउट ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से डिवाइड किया तो ये खत्म हो जाता है, ये बच जाता है, तो इतने परसेंटेज हो गए ये, ठीक है ना। ओके, और अभी मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था कि ये डिफरेंट, आई थिंक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले केस, तो अभी आज तो हो नहीं पाएगा, तो वो एक पूरा एक अलग ही वो टॉपिक है, तो वहां पे हम हो सकता है कि अभी तो इसके बाद में हम ये करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं, वरना एक पोर्शन अभी फिनिश हो जाएगा तब फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसका चिंता नहीं करना है, मुझे याद है, जिस अभी मुझे याद है कि अरे कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, राइट, सो वो मेरे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए, नहीं डाउट है तो आप, मतलब आज का लेक्चर हो चुका है ना, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, कोई लिख रहा है तो आप लिख कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, Thank you, sir. या वेलकम सो मच।